नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन महत्वपूर्ण किताबों की जो 2016 से लेकर 2023 तक की परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। और ये परीक्षा है यूजीसी नेट जेआरएफ आप समझती हैं। और इतिहास विषय की हम बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि इस परीक्षा में 2016 से लेकर 2023 तक कौन कौन सी किताबें पूछी जा चुकी हैं। और साथ ही साथ आगे मैं आपको PYQ के उन वीडियोस को अवेलेबल करवा दूंगा ताकि आप 2025-26 जहाँ तक के भी एग्ज़ाम हो चुके हैं वहाँ तक के आप किताबों को समझ सकें और देख सकें। बहुत सारी किताबें रिपीट होती हैं क्योंकि किताबें ज़्यादातर 4 किताबें दी हुई होती हैं और दूसरी तरफ या तो उनका संबंध पूछा जाता है कि भाई किस राजा से संबंधित है, या इसका विषय क्या है, या इसमें क्या वर्णन मिलता है, या फिर इसका लेखक कौन है। 90% तो लेखक के बारे में ही प्रश्न बनता है। तो यहाँ पर अगर आपने 100 किताबें पढ़ी हुई हैं, आपको अच्छे से पता हुआ है कि भाई उसका राइटर कौन है, तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनती हैं कि आप आने वाले प्रश्नों को बेहतर कर पाएंगे। मेरे साथ तो यही हुआ क्योंकि मैंने 2-3 बार जब यूजीसी की परीक्षा दी तो मैंने एक बार अच्छे से इन किताबों को रट लिया था। तो होता यह था कि चारों सेम टू सेम नहीं आती थी, लेकिन एक दो जो होती थी वो पूरे पक्के से पता होती थी, और तीसरी में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती थी। एक दो अगर आपको पता है तो आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए ये किताबें बहुत महत्वपूर्ण हैं और इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। साथ ही साथ आप चैनल में यूजीसी नेट की प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पर से जाकर अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़कर इन नोट्स को आप प्राप्त भी कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर कुछ किताबें देखते हैं तो महत्वपूर्ण किताबें, उनके लेखक कौन हैं और उनका संबंध किस चीज़ से है। तो जो जिस तरह से पूछा गया है परीक्षा में, हम उसी तरह से बात करेंगे। कुछ अदर ज़्यादा बाहर का हम नहीं देखेंगे क्योंकि आपका समय कीमती है। देखिए, अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है आपको पता ही है। हालांकि ये पूरी तरह से प्रूफ नहीं है। बहुत सारे हिस्टोरियंस तो मानते हैं कि कौटिल्य का कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिलता है, और अर्थशास्त्र भी हमें अलग अलग किताबों के ज़रिए प्राप्त होती है। हालांकि साम शास्त्री नामक एक विद्वान ने अर्थशास्त्र की पांडुलिपियों को खोजने का सफल प्रयास किया, और उसके बाद ही हम इस राजनीति के महान ग्रंथ को समझ सके। अर्थशास्त्र मूल रूप से राजनीति और प्रशासन से संबंधित ग्रंथ है। हम जब अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि भाई अर्थशास्त्र यानी कि धन का शास्त्र, लेकिन इसका धन के शास्त्र से कोई ज़्यादा संबंध है नहीं। ये प्रशासन और राजनीति का ग्रंथ है। और भारत में पहली बार एक बड़े साम्राज्यवाद की शुरुआत करने वाले जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे कौन? चाणक्य। उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा था, और चाणक्य के दम पर ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य की स्थापना की, और मगध साम्राज्य को इतना विशाल बना दिया कि यह भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत का घोतक बन गया। दोस्तों, यहाँ पर विष्णुगुप्त, जिन्हें कौटिल्य या चाणक्य भी कहा जाता है, उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा था। और इस ग्रंथ में हमें अधिकारियों को नकद वेतन देने का सुझाव देखने को मिलता है। तोलकप्पियम की बात करें तो तोलकप्पियम आपको पता होगा, अगर आपने दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ा है तो यह संगम काल का ग्रंथ है, और तोलकप्पियार इसके राइटर हैं, और तमिल व्याकरण से संबंधित यह ग्रंथ ग्रंथ है। जब आप संगम काल पढ़ते हैं तो आपको 3 संगम देखने को मिलते हैं, 3 सम्मेलन देखने को मिलते हैं, जिनमें पहले सम्मेलन में तो कोई ग्रंथ देखने को नहीं मिलता, दूसरे सम्मेलन में सिर्फ एक ग्रंथ मिलता है, और तीसरे सम्मेलन में तीनों सम्मेलन आपको देखने को मिलते हैं। एक सम्मेलन इनका तेन मदुरा में होता है, फिर एक उत्तरी मदुरा में, और एक बाहर होता है। तो इस तरह से इनके 3 सम्मेलन होते हैं। मिताक्षरा की बात करें तो विज्ञानेश्वर की ये रचना है मिताक्षरा। और बाणभट्ट की बात करें तो बाणभट्ट ने हर्षचरित्र की रचना की है। और अगर हम हर्षचरित्र की बात करें तो हर्षचरित्र जो हैं, ये हर्षवर्धन के ऊपर लिखी गई है, जो कि गुप्त काल के बाद जो एक
प्रमुख शासक हुए उत्तर भारत में, जिन्होंने एक लंबे समय तक उत्तर भारत की राजनीति को पकड़ कर रखा और 606 से लेकर 647 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया और काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली शासक रहे। और इनके पतन के बाद में हम कहते हैं कि बहुत सारे हिस्टोरियंस मानते हैं जो राज इनके जो मंत्री थे जिन्हें राजपुत्र कहा जाता था, कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि वही राजपुत्र आगे चलकर राजपूत बने। यानी कि इनकी कोई संतान नहीं थी जो इनका उत्तराधिकारी बन सके, तो इनके बाद में हमें राजपूत काल देखने को मिलता है और छोटे छोटे जो अलग अलग डायनेस्टी आती है वो हमें देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पर अभी लसितार्थ चिंतामणि की बात करें तो सोमेश्वर तृतीय की ये रचना है। विक्रमांक देवचरित्र की बात करें तो ये बिल्हड़ की रचना है। और चचनामा की भाषा क्या है, तो यहाँ पर ग्रंथ की भाषा भी पूछ लिया है। हालांकि आप इतनी सारी चीज़ों को मत देखना, आप सिर्फ राइटर और किताबों को देखना। जब आप किताबों को पढ़ेंगे ना, यानी कि जब आप अपने सिलेबस के दौरान जब किताबों या नोट्स को पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चल जाएगी और वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। आपको मेन फोकस जो रखना है वो आपका रखना है कि आपको किताब और उनका राइटर पता होना चाहिए। ये चीज़ें सेकेंडरी हैं, अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो अच्छी बात है और नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि सिलेबस को आप कभी भी 100% नहीं पढ़ सकते और ना ही कोई ये दावा कर सकता है कि वो 100% आपकी तैयारी करवा दे। कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। आपको बस आप जितना कर पा रहे हैं उतना ही बहुत है, उसे आप इस तरह से कीजिए कि आप उसमें से क्वेश्चन न छूट पाए, इसलिए उसको अच्छे से आप तैयार कीजिए। अब देखिए यहाँ पर चचनामा की भाषा जो है वह है अरबी और अली अहमद द्वारा ये लिखित है। और बाबरनामा की बात करें तो बाबरनामा आपको पता होगा कि ये मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की ऑटोबायोग्राफी है और ये चगताई तुर्की भाषा में ये लिखी हुई है। और भारत की जो प्राकृतिक पृष्ठभूमि है, जंगल, पहाड़, वन, इनके बारे में वो काफ़ी विस्तृत रूप से वर्णन करता है। और ये ध्यान रखना कि वह राणा सांगा का उल्लेख अपने आत्मकथा में करता है। और साथ ही साथ इस समय पर दक्षिण भारत में कृष्णदेव राय शासन कर रहे थे विजयनगर के, और वह विजयनगर को भारत के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली शासक मानता है। ठीक है। और साथ ही साथ बहमनी शासक का भी वह जिक्र करता है। अब हदिबदय धर्म की हम बात करें तो पवित्र और पतिव्रता स्त्रियों का धर्म, महिलाओं को पुरुषों के कमतर समझे जाने का विरोध। इस किताब की लेखिका कौन है, तो इस किताब की लेखिका है साची होनम्मा, जो महिलाओं को कमतर समझे जाने का विरोध अपने ग्रंथ में करती है। मिर्ता उल फुतूह की बात करें तो अमीर खुसरो का ग्रंथ है तारीख ए सलातीन ए अफ़गाना। ये आपके लिए मैं सवाल छोड़ते हुए जा रहा हूँ, आप सर्च कीजिए अपने सिलेबस में, आप पढ़िए भाई। मुग़ल काल का ये हो सकता है या दिल्ली सल्तनत का हो सकता है। अरबी फ़ारसी कौन सा ग्रंथ है आपको पता करना है और इसके राइटर कौन है ये आपको बताना है। सियासतनामा की बात करें तो निज़ामुल मुल्क तुसी इसके राइटर हैं। जफ़रनामा की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह जी इसके राइटर हैं। ये मुख्य रूप से कोई ग्रंथ नहीं है, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगज़ेब को पत्र लिखे थे उनका ये संग्रह है। हालांकि जब आप जफ़रनामा नाम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आप सोचते हैं कि भाई गुरु गोविंद सिंह जी तो इससे जुड़े नहीं होंगे, लेकिन होता वही है जो आप सोच नहीं पाते हो, है ना। एग्जामिनर इसी तरह के प्रश्न बनाता है जहाँ पर आपका दिमाग ना चल पाए और फिर एग्जामिनर उनको छांटे जो दिमाग वाले हैं। तो दिमाग सब में ही होता है, जो नहीं पढ़ते उनमें भी दिमाग होता है, जो पढ़ते हैं उनमें भी दिमाग होता है। बस सफल वो होते हैं जो टेक्निकली होकर पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं और सही समय पर दिमाग चलाते हैं। तो पूरे पेशेंस के साथ आप पेपर दिया करो, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप घबराओगे तो भी जो परिणाम है वो आना है, और अगर आप खुश रहोगे, शांत रहोगे, तो भी जो परिणाम है वो आएगा। हो सकता है कि आपके घबराने में आप 2-4 क्वेश्चन गलत करके आ जाएं और कुछ जो तुक्के आपके सही बैठ सकते थे वो आप सही कर दें। तुक्का आखिर होता क्या है? तुक्का वो भाई आपने कहीं कोई चीज़ पढ़ी हुई है, वो आपको ध्यान नहीं आ पा रही है, आपको लग रहा है कि आपने ये पढ़ा है लेकिन आपको ध्यान नहीं आ रहा है, तो आप अपनी पुरानी मेमोरी के आधार पर गैस करने का प्रयास करते हो और वही गैसिंग होती है तुक्का। तो तुक्का भी एक प्रकार से आपका पढ़ा हुआ ही होता है। इसलिए ज़्यादातर टीचर कहते हैं कि अगर आप तुक्का लगा रहे हैं तो आप उस विकल्प को टिक कीजिए जो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है।
और यूजीसी नेट में आपको एक ट्रिक मैं बता दूं कि भाई ज़्यादातर आंसर जो होते हैं ना वो सी होते हैं, सी ऑप्शन ज़्यादातर आंसर होने की संभावना रखता है। तो अगर आपको तुक्का मारना है तो पहले तो आप वो कर दो जो आपके दिमाग में सबसे पहले आ रहा है, और बहुत कन्फ्यूज़न है तो सी लगा के आ जाओ। ये मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि पूरे 100 प्रश्नों का आंसर सी होता है, ऐसा नहीं होता है ना। अब आगे देखते हैं, राइट्स ऑफ मैन किसकी रचना है, तो थॉमस पेन की ये रचना है। हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन किसकी रचना है, फ्रैंक एंकर स्मिथ की है। द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन थॉमस कून की है। हार्मोनेटिक्स एंड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री विल्हम डिल्थी की रचना है। द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री जी.आर. एल्टन की रचना है। अब आप ये सोच रहे होगे कि भाई ये कहाँ कहाँ से उठा लिया है, अब क्या वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो भाई ये 10th यूनिट से इनका ज़्यादातर का संबंध होता है इतिहास लेखन से, वहाँ पर आपको पढ़ना होगा थोड़ी बहुत किताबें। और ये कुछ ऐसे जो बड़े राइटर होते हैं दुनिया के, जैसे शेक्सपियर वगैरह हो गए हैं, या फिर कार्ल मार्क्स हो गए हैं, एडम स्मिथ हो गए हैं, तो इनकी थोड़ी बहुत किताबें आप देख सकते हैं। हालांकि मैं जो किताबों की लिस्ट आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, इन्हें आप अच्छे से याद कीजिए, चीज़ें यहाँ से बाहर नहीं आएंगी, और आएंगी भी तो 4 किताबों के नाम अगर पूछा भी तो आप आराम से 2-3 किताबों के राइटर के नाम ध्यान में ला पाओगे। देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री जी.आर. एल्टन की है। अब यहाँ पर ये जो सन दिख रहे हैं ना आपको, ये सन जो हैं ये उस वर्ष पूछी गई किताबों की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। 2017 का देखिए, योग सूत्र पतंजलि की है, प्रतिमा नाटक भास की है, चतुर्वर्ग चिंतामणि हेमाद्रि की है, 10 कुमार चरित्र दंटिन की है, उत्तर रामचरित्र भभूति की है। तो ये एक पूरा प्रश्न हो गया जहाँ पर इन्होंने किताबें पूछी। ताजुल मासीरी हसन निज़ामी की है। तारीख़ मुबारक शाही यहया बिन अहमद सरहिंदी की है। मसालिक उल अबसार फ़ी ममालिक उल अमसार ज़ियाउद्दीन अल उमरी की है। सुब अल असा किसकी रचना है, तो ये है अल कसकंदी की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है, अल कसकंदी की ये रचना है। अब इसके बाद में देखिए, 14वीं सदी की कश्मीरी संत कवयित्री लल्ला डेड की रचनाओं को किस नाम से जाना जाता है, तो ये पहले ध्यान रखिए कि ये एक शैव संत थी, और इनकी जो रचनाएं हैं उसे बाघ नाम से जाना जाता है। मदनुस सिफा ये सिकंदर शाही मियाँ भूबा की रचना है, और अहकाम ए आलमगीरी हिमद्दीन खान की रचना है। रस गंगाधर जगन्नाथ पंडित की रचना है। राजा बली पताका सुख की रचना है। भोज प्रबंध बल्लाल सेन की रचना है। बल्लाल सेन कौन थे, तो ये सैन वंश के प्रतापी शासक थे, और इनका काफ़ी प्रभाव रहा। और हम देखते हैं कि बल्लाल सेन लक्ष्मण सेन के ये पुत्र थे, और काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली ये शासक थे। पारसी प्रकाश की रचना कृष्णदेव ने की, और अपराजित प्रक्षा की रचना किसने की है वो तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये स्थापत्य से संबंधित ग्रंथ है, अष्टांग हृदय चिकित्सा से। और फिर यहाँ पर देखो, एक घुमाने वाला प्रश्न इन्होंने पूछ दिया, लीलावती किसका ग्रंथ है, किससे संबंधित ग्रंथ है, वह गणित व खगोल का ग्रंथ है। और यूजीसी इतना चालाकी से प्रश्न बनाता है ना कि यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे लीलावती में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो 3 ऑप्शन में क्या कर देगा, 3 ऑप्शन में वो कर देगा भाई लीलावती का शब्दकोश से या स्थापत्य से वह संबंध बता देगा। मान लीजिए सी नंबर पर लीलावती है, तो सी का 4 3 ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि लीलावती शब्दकोश से संबंधित है, या फिर साहित्य ऑप्शन में दे देगा, और 3 ऑप्शन में उसका आंसर साहित्य बता देगा। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर साहित्य में टिक कर देंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि जो लीलावती है वो गणित और खगोल से संबंधित ग्रंथ है। बैजंती शब्दकोश है। अब अगला देखिए, किन पुस्तकों में भारी वजन को उठाने के लिए चक्की का प्रयोग पहली बार मिलता है, तो भारी वजन को उठाने के लिए चक्की का प्रयोग पहली बार अफीफ की तारीख फिरोज शाही और सीरत फिरोज शाही में मिलता है। तो अफीफ ने भी यहाँ पर फिरोज शाही लिखी है, और सीरत फिरोज शाही के जो लेखक हैं उनके बारे में जानकारी अभी तक साक्ष्यों में नहीं मिल पाई है। अब इसके बाद देखिए, व्हाट इज़ हिस्ट्री। अब कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं, जैसे व्हाट इज़ हिस्ट्री, ये 10th यूनिट का क्वेश्चन है, इतिहास लेखन से संबंधित है, एच कार। तो वहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट जो राइटर हैं, जैसे लियोपोल्ड रोंके हुए, या फिर
टॉय नबी हुए या फिर जो इतिहास लेखन में आपको पढ़ना है उनकी किताबें आप अच्छे से पढ़ लीजिए। डी कोसाम्बी हुए या फिर अलग अलग राइटर जो इतिहास लेखन में आपको देखने को मिलते हैं। और ये तो बहुत आसान भी है, क्योंकि जब आप एमए करते हैं तो आप पहले और दूसरे सेमेस्टर में ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में इतिहास लेखन एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ते हैं। तो आपके लिए तो ये चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाएगी। 2-3 चीज़ें, जैसे कि इतिहास लेखन की जो परिभाषाएं होती हैं जो पूछी जाती हैं, आप वहाँ पर से उठा सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। लेखक और किताबों के नोट्स आप बना सकते हो। साथ ही साथ किस लेखक का किस विचारधारा से संबंध है, इस तरह के आप नोट्स बना सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें अगर आप अपने तरफ से भी करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और जब आप अपने तरफ से भी प्रयास करते हो ना, तो आपकी जिज्ञासा जागती है और आपको मज़ा आता है वो काम करने में। और जिस काम को करने में मज़ा आता है वहाँ पर समय का पता नहीं चलता है कि आप कितना समय दे पा रहे हो। और सबसे बड़ी बात है कि एग्ज़ाम निकालने के लिए 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप उतना पढ़ो जितना मन आपका लग रहा है, लेकिन आप अपने जो आपका पढ़ने का टाइम है उस टाइम पर आप जो भी पढ़ो वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। और फिर आप 10-12 घंटे कब पढ़ लोगे आपको पता ही नहीं चलेगा और आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। तो थोड़े बहुत काम आपको अपने तरफ से भी करना चाहिए। आप किसी कोचिंग से पढ़ रहे हो या फिर आप कहीं से गाइडेंस ले रहे हो, वो अच्छी बात है, लेकिन अपने तरफ से भी आपको प्रयास करने चाहिए। अब देखिए, व्हाट इज़ हिस्ट्री E.H. कार की रचना है और विग इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री हर्बर्ट बटरफील्ड की रचना है। और हिस्टोरियन क्राफ्ट किसकी रचना है, तो मार्क ब्लॉक की रचना है। तो इसी के साथ में ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से ज़रूर सीखेंगे। प्रॉपर आप जिस तरह से नोट्स आपको दिख रहे हैं, आपको नोट्स मिलने के बावजूद भी आपको अपने तरफ से नोट्स बनाने हैं, क्योंकि जब आप लिखोगे, बोलोगे, देखोगे तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी। और रोज़ आपको कुछ नहीं करना है, रोज़ आपको एक पेज उठाना है और उसको अच्छे से पढ़ना है और फिर रख देना है, फिर अगला पेज दूसरे दिन उठाना है। इस तरह से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको रोज़ आप रिवाइज़ करते जाओगे तो वो आपके दिमाग में बैठती जाएंगी। तो इससे आपके एग्ज़ाम के समय पर आपके दिमाग में ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा कि ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हर एग्ज़ाम में जो आपको शुरू से आखिरी तक धीरे 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 पढ़ती जानी होती हैं। ये भी उन्हीं में से एक है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर किसी प्रकार का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स आपका खुला हुआ है। डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर इन नोट्स को देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए हैं। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।